हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं ना? कंटिन्यू रखिएगा रिवीजन, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में कन्फ्यूजन ना के मात्रा में हो, ठीक है। और इस क्लास को भी करते रहिएगा, क्योंकि ये क्लास को करते रहोगे ना तो क्वेश्चन बहुत सारे आपकी नज़रों से गुजरती रहेगी। जब आप ऑप्शन में देखोगे तो सटीक आंसर को लगा पाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुंबक के तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबक के तरंग अगर हम जान जाएंगे कौन कौन सा विद्युत चुंबक के तरंग है, तो आराम से कौन से विद्युत चुंबक के तरंग नहीं है इसको ढूंढ सकते हैं। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से विद्युत चुंबक के तरंग है। गामा किरण की बात की जाए तो ये विद्युत चुंबक के तरंग है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था, अभी मैं कल परसों वीडियो में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ डिटेल से। तो पोल विलार्ड ने इसकी खोज किया था। किसने किया था? पोल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? तो इस पहले तो आप ये जान लीजिए इसकी खूबी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वेदन क्षमता किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग का है, तो सर्वाधिक वेदन क्षमता गामा किरण का है। किसका है सर्वाधिक वेदन क्षमता? तो गामा किरण का है, ठीक है। और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में होता है। किस में होता है? नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में गामा किरण का उपयोग होता है, ठीक है। अगर बात की जाए एक्स किरण की, तो ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा? एक्स किरण। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटजन ने किया था। किसने किया था? रोंटजन ने एक्स किरण की खोज किया था, ठीक है, रोंटजन ने। अगर बात की जाए इसका उपयोग का कि एक्स किरण का उपयोग किस में होता है, तो एक्स किरण का उपयोग होता है चिकित्सा में और औद्योगिक क्षेत्र में होता है। किस में होता है? चिकित्सा में और औद्योगिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। अगर वहीं पराबैंगनी किरण की बात की जाए तो पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? तो पराबैंगनी किरण की खोज किया था रीटर ने। किसने किया था? रीटर ने पराबैंगनी किरण की खोज की थी, ठीक है। और ये भी विद्युत चुंबक की तरंग है। क्या है? ये भी विद्युत चुंबक की तरंग है। और इसका उपयोग किस में होता है? तो पराबैंगनी किरण का उपयोग होता है सिकाई करने में होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में होता है, और किस में होता है? तो बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी होता है। किसका? तो पराबैंगनी किरण का, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, आइए इसे भी देख लेते हैं। दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण क्या है? तो ये भी एक प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने की थी, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे हमें वस्तु दिखलाई देता है। कोई भी वस्तु हमें दिखलाई देता है किस कारण से? दृश्य विकिरण के कारण, ठीक है। और अवरक्त विकिरण क्या है? अवरक्त विकिरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसकी खोज किसने की थी? तो अवरक्त विकिरण की खोज किया था विलियम हर्शेल ने। किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। और इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग कोहरे में, देखते हैं ना बारिश इस सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा कोहरा अंधेरा टाइप सा हो जाता है, तो इसमें फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और रोगियों की सेकाई में भी इसका उपयोग होता है। किसका? अवरक्त विकिरण का, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि लघु रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरी ने किया था। हेनरी हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज ने। और ये भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में होता है, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी, ठीक है। और इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग भी रेडियो और टेलीविजन में होता है। तो 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा, एक्स किरण, पराबैंगनी, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैथोड का नाम ली मैं नहीं ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और कौन कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? 4-5 है, बस उतना याद रखिएगा, इनफ है। कैथोड किरण तो एक हो गया जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दूसरा कैनाल है। कौन सा? कैनाल किरण, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरण, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। बीटा किरण, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और पराश्रव्य तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक भी, देखिए दाब बढ़ेगा, अगर दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, ठीक है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा।
और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। और इसी कारण से ऊंचाई पर जाने पर या पहाड़ों पर जाने पर खाना पकने में टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या होता है, दाब घट जाता है। क्या होता है, दाब घट जाता है। दाब घट जाता है तो क्वथनांक भी घट जाता है। क्वथनांक घट जाता है इट मीन्स कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही पानी उबलने लगता है, इसलिए खाना पकने में टाइम लगता है। और पूछा जाता है क्वेश्चन और कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक रहता है। दाब अधिक रहने से क्वथनांक भी अधिक रहता है, ठीक है, और क्वथनांक अधिक रहने से खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो आई होप आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंसर देने में सक्षम होंगे। एक पूछा जाता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या है, कौन सा, त्रिक बिंदु। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। त्रिक बिंदु तो वो अवस्था जहाँ द्रव, ठोस और गैस तीनों एक साथ पाया जाए उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्या ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम किसके संरक्षण की बात करता है, ऊर्जा संरक्षण की बात करता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और किस किस की बात करता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है, और इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होता है, यानी कि खर्च होता है। किसमें, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में होता है, या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगा, या फिर क्या, और जिससे निकाय का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में अगर वृद्धि होगा तो उसका ताप बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या करता है, या तो बाह्य कार्य करता है। क्या करता है, बाह्य कार्य करता है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के तहत ही रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, तो आइए देखते हैं। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा ले और ना ही ऊष्मा को वो दे, ठीक है, ना ही वो बाहर से ले और ना ही ऊष्मा उससे बाहर जाए, और इसके कारण जो परिवर्तन हो जाता है, ना ही ऊष्मा देने से और ना ही ऊष्मा लेने से, बिना कुछ करने से उसके अंदर कोई परिवर्तन हो जाए, उसे रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि ना तो ये बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे ले, ठीक है, और इसके बावजूद भी इसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर शुष्क बर्फ में बदल जाना या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना, उसे रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और टायर का फटना भी रुद्धोष्म परिवर्तन का एग्जाम्पल है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप देख सकते हैं, जब नई दुल्हन दूल्हा स्टेज पर जाता है उस टाइम कुछ वाइट वाइट सा फव्वारा टाइप सा उड़ता है, मानो बादल छा गया है। वो क्या है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। क्या है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था, तो जिहाद का नारा दिया था मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा दिया गया था। अहमदुल्ला के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो फैजाबाद से किया था। कहाँ से किया था, फैजाबाद से किया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनके प्रति कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा किसको पकड़े जाने पर 50,000 का इनाम घोषित किया था कि अगर उसको पकड़ कर दिया जाए मुझे जिंदा या मुर्दा तो मैं 50,000 का इनाम दूंगा। तो मौलवी अहमदुल्ला के खिलाफ, किसके खिलाफ 50,000 का इनाम घोषित किया था अंग्रेज ने, तो मौलवी अहमदुल्ला के खिलाफ। और यही 50,000 के लालच में पवैया का राजा, कहाँ का, पवैया का राजा जो है इनको पकड़कर इनको गोली मार दिया था। गोली मारकर अंग्रेज के हवाले कर दिया था, यही 50,000 इनाम पाने के चक्कर में, ठीक है। और इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो फैजाबाद से नेतृत्व किया था। और इन्होंने ही 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, लियाकत अली कहाँ से किए थे, तो लियाकत अली 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किए थे। कहाँ से किए थे, इलाहाबाद से किए थे, ठीक है। खान अब्दुल खान गफ्फार की बात की जाए तो इन्होंने फतेहपुर से किया था। कहाँ से किया था, फतेहपुर से किया था, ठीक है। कहाँ से, फतेहपुर से, ठीक है। अगर बात की जाए, सॉरी, खान अब्दुल खान बरेली से किए थे, ये बरेली से किए थे। कहाँ से किए थे, ये जो है खान अब्दुल गफ्फार ये बरेली से किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं, खान अब्दुल खां,
ठीक है। यहाँ अगर हम लोग खां लिख देंगे तो हो जाएगा। ये बरेली से किए थे, फतेहपुर से तो अजीमुल्ला ने किए थे, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बिहार से किसने किया था, तो ओवरऑल अगर बिहार से पूछा जाए तो वीर कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए पटना से किसने किया था, तो पीर अली ने किए थे। किसने किए थे? पीर अली ने। पीर अली कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, पीर अली कौन थे, तो ये एक पुस्तक विक्रेता था, ठीक है, पुस्तक बेचने वाला, बुक बेचने वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए कितने का इनाम घोषित किया था, तो 25,000 का इनाम घोषित किया था। किसने का? 25,000 का इनाम घोषित किया था वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए, जबकि मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वो नौरेची में है? किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाती है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने 1905 में, कब? 1905 में एक सोसाइटी की स्थापना की थी, बहुत ही प्रसिद्ध संस्था। कौन सा? सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी। किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसकी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। और यही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है। एम.जी. रानाडे की बात की जाए तो महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है एम.जी. रानाडे को। एम.जी. रानाडे अर्थात महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार के चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंपारण महात्मा गांधी किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल किसके कहने पर? बिहार के एक नेता थे। कहाँ के? चंपारण के मुरली मनोरा गांव के रहने वाले थे। कहाँ के? मुरली महोर, क्या नाम है उनके गांव का, मिस माइंड हो रहा है। मुरली भरौआ गांव के, मनोरा बोल रहे, मुरली भरौआ गांव के ये रहने वाले थे। कौन? राजकुमार शुक्ल। और इन्हीं के निवेदन पर महात्मा गांधी पश्चिमी चंपारण किसानों की दुर्दशा को देखने आए हुए थे और वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो तिनकठिया प्रणाली को हटाने के लिए। तिनकठिया प्रणाली क्या था? तो 20 कट्ठा में, जिसका 20 कट्ठा हो, हर 20 कट्ठा में उसमें से 3 कट्ठा में एनी हाउ नील की खेती करना होता था। उसी को तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? तिनकठिया प्रणाली कहा जाता था। तो उसी को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला सांसद पूछ रहा है, यहाँ कैबिनेट मंत्री नहीं पूछ रहा है। तो कैबिनेट मंत्री पूछता तो इसका आंसर चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ महिला सांसद पूछ रहा है, ठीक है। तो सांसद राधाबाई सुब्रमण्यम थी। कौन थी? सांसद राधाबाई सुब्रमण्यम थी। लेकिन अगर प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री पूछ लिया जाए तो अमृता कौर थी। इन्हें कौन से विभाग का कैबिनेट बनाया गया था? इनके स्वास्थ्य विभाग का। किस विभाग का? स्वास्थ्य विभाग का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो अमृता कौर थी। लेकिन प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राधाबाई सुब्रमण्यम थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू की अगर बात की जाए तो किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। जो कहाँ की राज्यपाल बनी थी? यूपी की बनी थी, ठीक है। तो ये भारत में प्रथम महिला राज्यपाल है। अगर सुचिता कृपलानी की बात की जाए तो ये भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। और इत्तेफाक से ये भी यूपी की ही मुख्यमंत्री बनी थी। कहाँ की? यूपी की ही, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। प्रथम IAS ऑफिसर कौन थी? तो किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुचुकुंद परियोजना कौन सा दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? दे तो रहा होगा। मुचुकुंद परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। तो A और B आंसर हो जाए। किस नदी पर? तो मुचुकुंद नदी पर ही है। किस नदी पर? मुचुकुंद नदी पर ही मुचुकुंद परियोजना है, जो आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार का संयुक्त परियोजना है, ठीक है। एक पूछा जाता है
श्री कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। किस में है? कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध है। मेट्टूर बांध किस पर है? तो ये भी कावेरी नदी पर है। अलमाटी बांध किस पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। पोचमपाद परियोजना किस पर है? तो ये गोदावरी नदी पर है। किस पे है? गोदावरी नदी पर है शायद। हाँ, पोचमपाद दामोदर या गोदावरी नदी पर है, शायद गोदावरी नदी पर ही है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि दुलहस्ती परियोजना किस पर है? तो चिनाब नदी पर है। किस पर है? चिनाब नदी पर। बगलिहाल परियोजना किस पर है? तो ये भी चिनाब नदी पर ही है, जम्मू कश्मीर में ही। और बगलिहाल परियोजना अभी चर्चा में ही रही थी जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, तो बगलिहाल परियोजना का ही पानी रोक लिया गया था। पाकिस्तान नहीं जाने दिया जा रहा था, बिना बताए रोक लिया जा रहा था और बिना बताए छोड़ दिया जाता था। रोक लेने के बाद वहाँ सुखाड़ आता था, छोड़ देने के बाद वहाँ बाढ़ आ जाता था। तो किस परियोजना की बात कर रहे हैं? बगलिहाल परियोजना की। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। चिनाब नदी पर और कौन कौन सा परियोजना है? तो बगलिहाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, सलाल भी उसी पर स्थित है। ठीक है। रैटल बांध किस पर स्थित है? उसी पर स्थित है। ठीक है। किस पर? चिनाब नदी पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। ठीक है। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। ठीक है। कालिदास की बात की जाए तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? शेक्सपियर। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। कालिदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कालिदास की प्रमुख रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि अग्निमित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहार। ये सब किसकी रचना है? तो ये सब सारे कालिदास की रचना है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का आइंस्टीन? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है। जैनुल आब्दीन किसे कहा जाता है? जैनुल आब्दीन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कश्मीर के अकबर के नाम से जैनुल आब्दीन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक। प्रकाश कि विद्युत चुंबक की प्रकृति की खोज किसने की थी? तो ये किया था मैक्सवेल ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने। हाइगेंस की बात की जाए तो इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया था। कौन सा तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। ठीक है। थॉमस यंग पर व्युत्कीकरण का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? व्युत्कीकरण का। प्रकाश का व्युत्कीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने दिया था। ठीक है। टॉमस यंग या थॉमस यंग। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था। किसने? रोमन नहीं, रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने किया था। ठीक है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिए किलोमीटर नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। ठीक है। और सबसे पहले खोज किसने की थी? तो वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने। गोल्डस्टीन की बात की जाए तो इसने किसकी खोज की थी? इसने प्रोटॉन की खोज की थी। किसने? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। ये क्वेश्चन 17वीं BPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, जबकि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि का आकार कैसा होता है? तो छवि का आकार वस्तु के आकार के होता है। कैसा होता है? वस्तु के आकार के समान होता है। यानी कि वस्तु का आकार जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ही उसके प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। आइए इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इसी में पूछा जाए किस प्रकार का प्रकृति कैसा होता है? वो जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण पर, ठीक है, सारी मैं अवतल दर्पण से संबंधित ये बता रही हूँ,
अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? बहुत छोटा, मात्र बिंदु जैसा, बहुत छोटा। और कैसा बनेगा? उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। ठीक है। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है। अगर वस्तु को हम लोग फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? प्रकृति कैसा रहेगा? उल्टा और वास्तविक। ठीक है। अगर हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। तो एक ही कंडीशन है जहाँ प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? जब हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे और प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और उसका आकार बहुत बड़ा होगा और इसकी प्रकृति भी उल्टा एवं वास्तविक होता है। अगर हम लोग वस्तु को फोकस तथा ध्रुव अर्थात पोल के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। एक कंडीशन है जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। कब? जब हम लोग फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे। और कैसा बनेगा? तो बड़ा बनेगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो सीधा और आभासी। कैसा होगा? सीधा और आभासी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? तो सिडोन कहते थे। क्या कहते थे? सिडोन कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो हल को सीरा, ये वाला स होगा, सीरा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सीरा के नाम से। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीता के नाम से किसे जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को किस नाम से जाना जाता था? सीता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सीता के नाम से। ठीक है। श्याम आयस नहीं होगा। आयस के नाम से किसे जाना जाता था? तो किस धातु को जाना जाता था? लोहा धातु को। लोहा धातु को किस नाम से जाना जाता था? तो श्याम अयस के नाम से। लोहित अयस के नाम से किस धातु को जाना जाता था? तो तांबा को। उल्टा हेडिक। ठीक है। ऐसा नहीं आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा कि लोहित लिखा है तो यहाँ लोहा हो जाएगा, श्याम लिखा है तो तांबा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। श्याम अयस को लोहा को जाना जाता था। ठीक है। किस धातु को श्याम अयस के नाम से जाना जाता था? लोहा को। और लोहित अयस के नाम से किस धातु को जाना जाता था? तो तांबा को। और सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा खोज की गई सर्वप्रथम धातु कौन सा है पूछ लिया जाए तो भी तांबा होगा। और कौन सा उपयोग किया गया था? तांबा। कॉमन सी बात है, खोज तांबा का होगा तो उपयोग भी तो तांबा का ही होगा ना। तो सर्वप्रथम खोजा गया धातु कौन सा था? तांबा ही था। ठीक है। आइए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं था लेकिन तांबा वहाँ पर था। सादिक अली समिति का संबंध किससे है? तो इनका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। गठन किसने किया था? तो राजस्थान सरकार ने। ये राजस्थान सरकार के द्वारा गठन किया गया था। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। ठीक है। आइए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आता है। हालांकि जब भी आता है पंचायती राज व्यवस्था में सारी समिति को दोहरा देती हूँ ताकि आप लोग को सुनते सुनते याद हो जाए। आपसे पूछा जाएगा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का पहले गठन देख लीजिए, 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। और संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था? 1958 में। और इन्हीं की सिफारिश पर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। भारत में कहाँ लागू किया गया था सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था कहाँ? तो राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में। किस गांव में? बगदरी गांव में। राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में लागू किया गया था। ठीक है। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय इट मीन्स क्या? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बात की थी। ठीक है। किसने? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जीवी के राव समिति का संबंध किससे है? तो इनका भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। गठन कब हुआ था? 1985 में। एल एम सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में। और ये पहला समिति था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी? एल एम सिंधवी समिति ने। गठन 1986 में। ठीक है। पी के थुंगल समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से जिसका गठन 1988 में हुआ था। ठीक है। और के संथानम समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है जिसका गठन 1963 में हुआ था। ठीक है। अशोक मेहता समिति से संबंधित एक और क्वेश्चन है क्या कि आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित न्याय पंचायत की बात सर्वप्रथम किसने किया था? तो
अशोक मेहता समिति ने। इसलिए अशोक मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इन्होंने न्याय पंचायत की बात की थी। और संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने किया था? तो एल एम सिंघवी समिति ने। और किसके सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था सर्वप्रथम? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और कहाँ लागू किया गया था? नागौर के बगदरी गांव में, राजस्थान राज्य के नागौर जिला के बगदरी गांव में, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसके बाद प्रथम लागू करने वाला राज्य कौन बना था? तो मध्य प्रदेश बन गया था। कौन बन गया था? मध्य प्रदेश बन गया था संविधान संशोधन होने के बाद, ठीक है। संवैधानिक दर्जा जब मिल गया पंचायती राज व्यवस्था को, तब लागू करने वाला कौन सा राज्य बना था पहला? तो मध्य प्रदेश बना था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और जान लीजिए, पीएन गाडगिल समिति का संबंध किसका है, किससे है? तो ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही है और गठन 1988 में, ठीक है। दांतेवाला समिति का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। केरल में कौन सा घाटी स्थित है? शांत घाटी। कौन सा? शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस उत्पाद को एचएस कोड मिला था? मखाना को मिला था। किसे मिला था? मखाना को, बिहार के मखाना को। बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य क्या था? तो इसका निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, ये भी था। जैव ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करना, यहाँ वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ये भी होगा। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, यहाँ लक्ष्य प्राप्ति में तेजी लाना, ये भी होगा। उपरोक्त सभी आंसर। फीफा AIFF लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। सीएम नीतीश कुमार द्वारा विक्रम लॉक, इसको थोड़ा नीचे करते रही हूँ ना। सीएम नीतीश कुमार द्वारा विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन पटना में किया गया। कहाँ किया गया? पटना में। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों को एडवांस में रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा आप लोग और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।